Hey guys, welcome back to my channel. Today I am here back with some very important topics related to your human reproduction chapter. So today I would be discussing about fertilization, then implantation, parturition and lactation and all the events that occur till the baby is born. So starting with the fertilization. So fertilization में हम पहले बात करेंगे insemination की. So release of semen into the vagina during coitus is basically insemination. तो जो मेल गैमीट्स हैं वो मोटाइल होते हैं, सो दे आर बीइंग रिलीज इनटू द वजाइना ड्यूरिंग द कोइटस. सो मोटाइल स्पर्म passes through cervix and uterus and reaches the ampullary isthmic junction of the fallopian tube. तो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन कहाँ पे था? हमने ये डायग्राम देखा था कुछ इस तरह से. आपका यहाँ पे फिमरे प्रेजेंट थे एंड दिस वाज द स्ट्रक्चर. तो ये फैलोपियन ट्यूब था यहाँ पर, जहाँ पर यहाँ पे तो आपका एम्प्यूला प्रेजेंट था. दिस वाज द एम्प्यूला and this was the isthmus. Okay, so these were the places and this is the ampullary isthmic junction जहाँ पे fertilization होगा. ठीक है, जहाँ पे जो आपका मोटाइल गैमीट्स है they will meet the ovum. So fertilization takes place at the ampullary isthmic junction. Fertilization is basically the fusion of sperm with the ovum. तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे कोरोना रेडिएटा के सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि आपके ओवम को कवर करे हुए हैं और जोना पेलोसिडा भी प्रेजेंट है. अब जो स्पर्म है उसको इन लेयर्स को क्रॉस करके और साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म तक पहुंचना है. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म इंटरैक्ट्स विद जोना पेलोसिडा ऑफ ओवम एंड ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स. सो एक स्पर्म अगर इंटरैक्ट कर लेता है जोना पेलोसिडा के साथ तो और स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर देता है. उसके बाद जो एक्रोसोम होता है स्पर्म का, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं जोना पेलोसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि ओवम की है उसको क्रॉस करने में. तो बेसिकली उन एंजाइम्स का काम क्या होता है, वो जोना पेलोसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देते हैं जिससे कि आराम से जो स्पर्म है वो ओवम के साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाए. When the sperm enters the ovum cytoplasm, the secondary oocyte completes its meiosis. ठीक है, अब यहाँ पे meiotic division होगी. अब ये meiotic division अभी तक secondary oocyte की इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि secondary oocyte के पास कोई centriole present नहीं था. Now that centriole would be made available by the sperm और यहाँ पे क्या होगा, meiosis complete हो जाएगी. This meiotic division is unequal and forms secondary polar body and a haploid ovum. अभी तक आपने देखा था कि सेकेंडरी oocyte तक का डिवीजन हमने पढ़ा था. कहाँ पर? आपके सेकेंडरी oocyte से ओवम तक का भी डिवीजन हमने पढ़ा था. उसके बाद यहाँ पे हैप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन होगा, प्रॉपर फॉर्मेशन हो जाएगा, पूरी यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी जब वहाँ पे स्पर्म आ जाएगा. द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ ओवम एंड स्पर्म फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट. अब ये हैप्लॉइड ओवम है और यहाँ पे हैप्लॉइड ही स्पर्म है. दे वुड फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट. दिस जाइगोट मूव्स फ्रॉम द isthmus टू द यूटरस. अब जाइगोट जो हुआ है वो आपकी एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर बना है. अब ये यहाँ से मूव करेगा यूटरस में एंड माइटोसिस विल बिगिन विच इज कॉल्ड क्लीवेज. ठीक है, अब यहाँ तक आ गया है, वो जाइगोट बनने के बाद यूटरस में जाएगा और यूटरस में जाते ही उसकी माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी. माइटोसिस से क्या होगा, बेसिकली सेल का नंबर बढ़ेगा. तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इम्प्लांटेशन के बारे में बात करेंगे. इम्प्लांटेशन जाइगोट से कैसे पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, सो क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी, माइटोटिक डिवीजन हो जाएंगी. 2, 4, 8, 16 सेल का ब्लास्टोमियर फॉर्म होगा सबसे पहले. सो फर्स्ट वुड बी द ब्लास्टोमियर, देन विल बी द मोरुला. जब 8 से 16 सेल्स का एक बॉल बन जाता है तो उसको बोलते हैं मोरुला. मोरुला के बाद क्या होता है, कंटिन्यूस डिवीजन होती रहेंगी मोरुला के अंदर. तो मोरुला वुड कन्वर्ट इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट. अब ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी उसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट और जो इनर मोस्ट लेयर होगी उसको बोलते हैं इनर मास. तो इनर मास बेसिकली आगे डिफ्रेंशिएट हो जाएगी जाइगोट के अंदर. सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस. तो जब डिवीजन स्टार्ट होगा जाइगोट का, सबसे पहले ब्लास्टोमियर फॉर्म होगा. ब्लास्टोमियर से उसके बाद 8 to 16 सेल का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको मोरुला बोलेंगे. मोरुला जब कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा तो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगा. ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे और इनर लेयर को इनर सेल मास बोलेंगे, इनर मास बोलेंगे. इनर मास जो है वो एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा. आफ्टर द ब्लास्टोसिस्ट अटैचेस टू द एंडोमेट्रियम, यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट. अब ये जैसे आपका ये यूट्रस था,
तो यहाँ पे जब एंडोमेट्रियम में आके ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है ये अटैच हो जाएगा, तो ये जो आपकी एंडोमेट्रियम की सेल्स हैं वो उसको कवर कर लेंगी इस तरह से, ठीक है। इट वुड बी एम्बेडेड, मतलब ये इसके अंदर दब जाएगा, कवर कर लेंगे इसको अच्छे से। दिस लीड्स टू प्रेगनेंसी एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। ये पूरा का पूरा आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है। नाउ दिस इज द होल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल आपका ओवम है, ओवम के साथ स्पर्म्स है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ये जाइगोट ने डिवाइड करना स्टार्ट किया, ये आपका ब्लास्टोमियर है, ठीक है, ब्लास्टोमियर है ये। देन ब्लास्टोमियर कन्वर्ट्स टू 8 to 16 सेल मोरुला। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी आपको दिखा रखा है किस तरह से क्या क्या हो रहा है। ये ओवरी से निकल रहा है आपका ओवम, ओवम में यहाँ पे आपका एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये आपका ब्लास्टोमियर बना, ब्लास्टोमियर से आपका यहाँ पे मोरुला बन गया, दिस इज दी मोरुला। मोरुला से आगे जाएंगे तो मोरुला बार बार डिवाइड होता रहेगा तो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट में यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि ये ब्लास्टोसिस्ट की डिफ्रेंसिएशन हो गई ट्रोफोब्लास्ट और इनर मास में। इनर मास में होने के बाद यहाँ पे एंडोमेट्रियम के अंदर जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया है तो दिस इज दी इम्प्लांटेशन शोन हियर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट, दीज ग्रे सेल्स आर द ग्रे सेल्स आर द ट्रोफोब्लास्ट एंड दीज येलोइश ऑरेंजिश सेल्स आर द इनर सेल मास, ठीक है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट में यहाँ पे दिखा रखा, तो आई वुड जस्ट मेंशन हियर, ये आपकी ट्रोफोब्लास्ट है, आउटर मोस्ट जो लेयर बना रही है, और ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये आपकी है इनर मास, ओके। सो ये आपकी ब्लास्टोसिस्ट की लेयर्स हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लांटेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में पहले हम बात करते हैं कोरियोनिक विलाई की। कोरियोनिक विलाई क्या होता है? वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं दैट अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन। जो आउटर मोस्ट लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की, जो जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, उसमें कोरियोनिक विलाई जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। इट इज सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मदर्स ब्लड। अब ये जो कोरियोनिक विलाई है ये सराउंड हो जाएगा यूटेराइन टिश्यू से, एंडोमेट्रियम से, और जो मदर है उसके ब्लड से। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लासेंटा। प्लासेंटा इज अ यूटेराइन टिश्यू एंड कोरियोनिक विलाई बिकम इंटरमिक्स्ड इनटू ईच अदर। जो यूटेराइन की टिश्यू है, एंडोमेट्रियम एंड ऑल, ठीक है, एंडोमेट्रियम की लेयर हो गई, और कोरियोनिक विलाई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आपका प्लासेंटा बन जाएगा, फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मदर। तो प्लासेंटा का बेसिकली काम क्या है? वो एक कनेक्टिंग लिंक बना रहा है डेवलपिंग एम्ब्रियो और मदर में, ठीक है। तो ये आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है और इसका कनेक्टिंग लिंक जो हो रहा है वो मदर के साथ बाई प्लासेंटा या फिर प्लासेंटा विलाई बोल सकते हो, उसके थ्रू हो रहा है। Now placenta supplies oxygen, required nutrients to the embryo and remove carbon dioxide and excretory waste produced by the embryo. तो मेन काम क्या है उसका? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, और जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको रिमूव करना। अब बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है। तो यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड ये आप देख सकते हैं, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड ओवर हियर। So this connects the placenta to the embryo and transport substances to and from the embryo, ठीक है। तो प्लासेंटा विलाई का बेसिकली काम जो हो रहा है वो तो यूटेराइन टिश्यू और मदर से कनेक्ट कर रहा है, मतलब एम्ब्रियो को कनेक्ट तो कर रहा है वो, पर यूटेराइन टिश्यू और कोरियोनिक विलाई एक साथ मिक्स हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है, और वो कनेक्शन का काम कर रहे हैं। पर जो डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है एम्ब्रियो के साथ वो हो रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो ये कनेक्ट्स द प्लासेंटा, जो आपकी प्लासेंटा बनी है बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ द यूटेराइन टिश्यू एंड द कोरियोनिक विलाई, उससे बनी है आपकी प्लासेंटा। अब प्लासेंटा का जो कनेक्शन हो रहा है एम्ब्रियो के साथ उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। आई होप आई एम क्लियर ओवर हियर। आपकी जो प्लासेंटल विलाई बनी है या प्लासेंटा जो बनता है वो आपका बनता है यूटेराइन टिश्यू से और कोरियोनिक विलाई से, ठीक है, उनके इंटरमिक्स होने पर बनता है, और ये मदर और एम्ब्रियो के बीच में लिंक का काम करते हैं। पर जो प्लासेंटा का लिंक है एम्ब्रियो के साथ, प्लासेंटा जब एम्ब्रियो से कनेक्ट करेगा तो उसको बोलते हैं हम अम्बिलिकल कॉर्ड, वो अम्बिलिकल कॉर्ड होगा, ओके। सो दिस इज अबाउट द प्रेगनेंसी। नाउ प्लासेंटा एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, वो एक एंडोक्राइन टिश्यू का काम करता है
और कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। इनमें से ये तीन, आई एम ड्रॉइंग अ स्टार, ये तीन हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। ओके, सो ये अगर आपसे नीट एंड ऑल में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से हॉर्मोन्स हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी प्रोड्यूस होता है, या इनमें से कौन सा हॉर्मोन जो सिर्फ प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होता है। सो यू शुड जस्ट बाय हार्ट दीज नेम्स। ओके, इन तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। बाकी ये पांचों हॉर्मोन्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए विच आर रिलीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। Now, hormones like estrogen, progesterone, cortisol, thyroxine, prolactin are increased several folds during pregnancy as they are needed for the fetal growth, metabolic changes in the mother and proper maintenance of the pregnancy. So ये सारे के सारे जो भी hormones रिलीज हो रहे हैं उनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस हो जाते हैं मदर के अंदर, प्रॉपर मेंटेनेंस होती है प्रेगनेंसी की, तो उन सब चीज़ों के लिए ये ज़रूरी होते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, ये सब ज़रूरी होते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास कॉल्ड एम्ब्रियो, तो हमने बात की थी ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास में डिवाइड होता है। वो इनर सेल मास डिवाइड होती है एक्टोडर्म में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, मीजोडर्म जो कि मिडल लेयर होती है, और एंडोडर्म जो इनर मोस्ट लेयर होती है। तो एम्ब्रियो तीन लेयर्स से एम्ब्रियो के अंदर तीन लेयर्स होती हैं जिनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होते हैं। और एम्ब्रियो हैज स्टेम सेल्स विच कैन गिव राइज टू ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, ठीक है। तो एम्ब्रियो के पास क्या प्रेजेंट होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं। आपने पढ़ा होगा कि अम्बिलिकल जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें से स्टेम सेल्स को निकालकर प्रिजर्व कर लिया जाता है फॉर फ्यूचर पर्पसेस। अगर कोई सीरियस हेल्थ इशू हो जाता है तो वी कैन यूज दोज स्टेम सेल्स ना, क्योंकि स्टेम सेल्स के पास हर तरह की सेल, टिश्यू, ऑर्गन को डेवलप करने की पोटेंसी होती है। यू विल स्टडी अबाउट दीज थिंग्स इन द हायर क्लासेस। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्टेम सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और स्टेम सेल्स का क्या काम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। सो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म, ठीक है। पहले मंथ में हार्ट फॉर्म होता है। इन द सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म, हैंड्स, लेग्स एंड फिंगर्स एंड ऑल आर फॉर्म। End of 12 weeks means the first trimester or the first 3 months, all organs are formed. Fifth month, movement of the fetus and appearance of head and on hair on head happens. Okay, तो जब फिफ्थ मंथ होता है तो उसमें मूव करने लग जाता है फीटस और उसके हेड पर हेयर अपीयर होने लग जाते हैं। बाय द सेकेंड ट्राइमेस्टर या 24 वीक्स जब हो जाती हैं, या आपका सेकेंड मीन्स 6 मंथ्स यहाँ पे कवर हो गए। So appearance of fine hair on body, separate eyelids and eyelashes are formed. End of 9 months, fetus fully formed and ready to be delivered. Okay, तो यहाँ पे इस तरह से आपके 12 वीक्स के बारे में बताया गया है, देन 24 वीक्स के बारे में बताया गया है, और फिर लास्ट कंप्लीशन ऑफ द होल प्रोसेस विच इज इन 9 मंथ्स। तो तब जो आपका फीटस है दैट इज फुली डेवलप्ड एंड इज रेडी टू बी डिलीवर्ड। नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में पहले हम बात करते हैं जेस्टेशन पीरियड की। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी विच इज 9 मंथ्स इन ह्यूमन बींग्स, ये होता है पूरा जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। जो पूरा का पूरा ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का दैट इज नोन एज जेस्टेशन। नाउ पार्चुरेशन इज ऑल्सो नोन एज चाइल्ड बर्थ। बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ्स vigorous contraction in the uterus lead to expulsion or delivery of the fetus. Complex neuroendocrine process induces parturition. तो न्यूरोएंडोक्राइन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो न्यूरोएंडोक्राइन प्रोसेस किस तरह से होता है हम ये बात करेंगे। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के अंदर सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय फुली ग्रोन फीटस एंड प्लासेंटा विच स्टिमुलेट माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस इन द यूटरस। तो जो फीटस है और प्लासेंटा है वो क्या करेंगे, सिग्नल्स प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो सिग्नल्स प्रोड्यूस करेंगे। उन सिग्नल्स से यूट्रस के अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगी तो ऑक्सीटोसिन का जो प्रोडक्शन है वो एकदम से ट्रिगर हो जाएगा। जो मैटरनल पिट्यूटरी है वो एकदम से ऑक्सीटोसिन रिलीज करने लग जाएगी। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूटेराइन मसल्स पे एक्ट करेगा और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। पहले क्या हुआ है, फीटस से जो सिग्नल गया है और प्लासेंटा से जो सिग्नल गया है उससे क्या हो रहा है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुए। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। ऑक्सीटोसिन जैसे रिलीज हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होने लगे, मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। जैसे जैसे
स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ठीक है, तो ये इंटर रिलेटेड रहेंगे. Stimulatory reflex between oxytocin and uterine wall contraction continues, resulting in more stronger contractions. So ये होता रहेगा कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएंगे और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे. तो ये पूरा का पूरा चलता रहेगा जब तक कि एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ बेबी इज नॉट हैपनिंग, ठीक है. दिस रिफ्लेक्स एक्शन लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ फीटस through the birth canal, and the process is known as parturition or childbirth. Soon after parturition, the placenta is expelled out of the uterus. Okay, so placenta also comes out of the uterus when the fetus has come, जब parturition हो गया है. Now what is lactation? The process by which female mammary glands undergo differentiation during pregnancy and lead to the production of milk टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है. तो पूरी की पूरी जब प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन चल रहा है, जब जेस्टेशन पीरियड चल रहा है, तो मेमरी ग्लैंड्स डिफरेंशिएट करते रहेंगे, ठीक है, और एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के टाइम पे वो मिल्क प्रोड्यूस करने लग जाएंगे. अब जो फर्स्ट टाइम जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं. जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन इट इज प्रोड्यूस. मिल्क प्रोड्यूस इन द इनिशियल डेज आफ्टर द बेबी इज बॉर्न. द मिल्क इज रिच इन सेवरल एंटीबॉडीज which develop innate immunity in the newborn. Innate immunity develop होती है and that is very much important for the baby. Okay, innate immunity बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि अभी बेबी इतना टाइम उसको हुआ नहीं कि वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी अटेन कर सके. तो innate immunity ही अभी उसके पास है जो कि कोलेस्ट्रम से आती है. Breastfeeding is recommended during the initial days for good development of the baby. It is very much necessary. Okay, so it is recommended and it is very much necessary also. So that's all about this video. I hope I have cleared almost everything that is in the human reproduction chapter. If you have still some doubts, you can ask me. Okay, and that is all about this, and I would be soon uploading a video about the exercises, NCERT exercises of this chapter. I would try to do this tomorrow or day after tomorrow, whenever I will be getting the time. So if you haven't subscribed to my channel, then please subscribe to my channel and share this video with your friends. And stay tuned because I would be starting the genetics portion soon. Okay, after the NCERT exercises, I will be starting the genetics portion probably. So stay tuned to my channel. Do subscribe, share this video with your friends, like this video, and thank you very much for watching.